भाग 7, जो पहली अनुसूची के भाग ख के राज्यों से संबंधित था। हाँ, उसे निरस्त कर दिया गया था। हाँ, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरस्त यानी रिपील कर दिया गया था जब राज्य पुनर्गठन हुआ था। तो ये अब प्रासंगिक नहीं है। बिल्कुल, ये अब इतिहास का हिस्सा है। यानी यूनियन टेरिटरीज से संबंधित है। अनुच्छेद 239 से 242 तक। यूटीज। अनुच्छेद 239 इनके प्रशासन के बारे में बताता है, जो आमतौर पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक या उपराज्यपाल के माध्यम से होता है। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटर या लेफ्टिनेंट गवर्नर। दिल्ली और पुदुचेरी जैसे कुछ केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी विधानसभाएं और मंत्रिमंडल भी हैं, जिनके लिए विशेष प्रावधान है। ठीक है। फिर आते हैं भाग 9, 9क और 9ख। ये स्थानीय स्वशासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की नींव रखते हैं। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण संशोधन थे ये। भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243 ओ पंचायतों से संबंधित है। इसे 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। 73rd संशोधन पंचायतें। इसी तरह भाग 9 क अनुच्छेद 243 से 243 ZG नगर पालिकाओं यानी म्यूनिसिपैलिटी से संबंधित है। इसे 74th संविधान संशोधन 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला। और भाग 9 ख वो सहकारी समितियों यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित है। अनुच्छेद 243 ZH से 243 ZT इसे 97 संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया। ये संशोधन लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक ले जाने में बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। निश्चित रूप से। आगे बढ़ते हैं। भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। अनुच्छेद 244 और 244A। शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। अनुच्छेद 244 इन क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान करता है, जो 5वीं और 6ठी अनुसूची में दिए गए हैं। हाँ, इन क्षेत्रों की विशिष्ट सांस्कृतिक और सामाजिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ये विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। ठीक है। अब एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र, भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध। अनुच्छेद 245 से 263 तक। सेंटर स्टेट रिलेशंस। ये विधायी और प्रशासनिक संबंधों को कवर करता है। हाँ, अनुच्छेद 245 संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों के विस्तार क्षेत्र को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 246 विधायी विषयों का वितरण 3 सूचियों में करता है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यहीं पर अनुच्छेद 246 का भी आता है, जिसे जीएसटी लागू करने के लिए जोड़ा गया। हाँ, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो संघ और राज्यों दोनों को जीएसटी पर कानून बनाने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियां यानी रेजिड्यूरी पावर्स संसद को देता है, जो किसी लिस्ट में नहीं है, वो केंद्र के पास। हाँ, अनुच्छेद 249 एक विशेष प्रावधान है। ये राज्यसभा को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए संसद को अधिकृत करने की शक्ति देता है। राज्य सूची पर भी संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा कहे। हाँ, विशेष बहुमत से। अनुच्छेद 250 आपातकाल की स्थिति में संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति देता है। इमरजेंसी में। प्रशासनिक संबंधों में अनुच्छेद 256 से 261 तक केंद्र और राज्यों के दायित्वों और सहयोग का वर्णन है। अनुच्छेद 262 संसद को अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल संबंधी विवादों के न्याय निर्णयन के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। नदी जल विवाद। और अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय के लिए एक अंतर्राज्य परिषद यानी इंटरस्टेट काउंसिल स्थापित करने की शक्ति देता है। ओके। इसके बाद भाग 12 आता है, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। अनुच्छेद 264 से 300 का तक। फाइनेंस, प्रॉपर्टी वगैरह। ये केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों को नियंत्रित करता है। अनुच्छेद 265 कहता है कि कानून के प्राधिकार के बिना कोई कर नहीं लगाया जाएगा। नो टैक्सेशन विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ। बिल्कुल। अनुच्छेद 266 भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और राज्यों की संचित निधियों का प्रावधान करता है, जहां सारा पैसा जमा होता है। हाँ, जिसमें सरकार को प्राप्त सभी राजस्व जमा होते हैं और सभी व्यय इसी निधि से किए जाते हैं। अनुच्छेद 267 आकस्मिकता निधि यानी कंटिजेंसी फंड का प्रावधान करता है। इमरजेंसी फंड जैसा। हाँ, जिसका उपयोग अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है। अनुच्छेद 275 केंद्र द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान यानी ग्रांट्स इन एड देने का प्रावधान करता है। ग्रांट्स। अनुच्छेद 279 का जीएसटी लागू होने के बाद बना,
जो वस्तु एवं सेवा कर परिषद यानी जीएसटी काउंसिल के गठन का प्रावधान करता है। हाँ, जीएसटी काउंसिल ये जीएसटी से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्यों को सिफारिशें देती है। और अनुच्छेद 280 एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, राष्ट्रपति हर 5 साल में इसका गठन करते हैं। और इसका काम ये केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण और राज्यों को दिए जाने वाले अनुदानों के सिद्धांतों पर सिफारिशें देता है। टैक्स बंटवारा। और इसी भाग में अनुच्छेद 300 क है, संपत्ति का अधिकार। राइट टू प्रॉपर्टी, जैसा हमने पहले चर्चा की, ये अब मौलिक अधिकार नहीं बल्कि एक कानूनी अधिकार है। मतलब किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से कानून के प्राधिकार के बिना वंचित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। वित्तीय संबंधों के बाद सेवाएं आती हैं। हाँ, भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323 तक। सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स। अनुच्छेद 309 केंद्र और राज्य सरकारों को अपनी अपनी सेवाओं की भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 311 लोक सेवकों को पद से हटाने या पदावनित करने के खिलाफ कुछ सुरक्षा उपाय प्रदान करता है। सेफगार्ड्स। और अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस मतलब भारतीय वन सेवा। हाँ, फॉर सर्विस। इन सेवाओं की भर्ती केंद्र द्वारा होती है, लेकिन ये केंद्र और राज्यों दोनों के अधीन काम करते हैं और इनके सृजन या उन्मूलन का अधिकार केवल राज्यसभा के पास है। अच्छा, ये खास बात है। अनुच्छेद 315 संघ के लिए यूपीएससी और प्रत्येक राज्य के लिए एसपीएससी के गठन का प्रावधान करता है। संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, ये आयोग सरकारी सेवाओं में भर्ती के लिए परीक्षाएं आयोजित करते हैं। ये सेवाएं देश के प्रशासन की रीढ़ है। बिल्कुल। अब लोकतंत्र के एक और महत्वपूर्ण पहलू निर्वाचन पर आते हैं। भाग 15 निर्वाचन यानी इलेक्शंस, अनुच्छेद 324 से 329 का। इलेक्शंस तो निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन की स्थापना का प्रावधान करता है। हाँ, जिस पर संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी होती है। सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल। अनुच्छेद 325 कहता है कि मतदाता सूची में शामिल होने के लिए धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर कोई अपात्र नहीं होगा। नो डिस्क्वालिफिकेशन ऑन दीज ग्राउंड्स। और अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार, हम्म, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए चुनावों को वयस्क मताधिकार के आधार पर कराने का प्रावधान करता है। मतलब 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार है। ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान है। बिल्कुल। इसके बाद कुछ विशेष वर्गों के लिए प्रावधान है। स्पेशल प्रोविजंस। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, हाँ। अनुच्छेद 330 से 342 तक। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों एससी और अनुसूचित जनजातियों एसटी के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान करता है। रिजर्वेशन इन लोकसभा, अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में एससी एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। रिजर्वेशन इन स्टेट असेंबलीज। हाँ, अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स। 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। और अनुच्छेद 338 ख राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के गठन का प्रावधान करता है। हाँ, एनसीबीसी। ये आयोग इन वर्गों के हितों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए काम करते हैं। यहाँ ये भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 331 और 333 के तहत आंग्ल भारतीय समुदाय के आरक्षण के प्रावधान को हाँ, एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन उसे 104 में संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा समाप्त कर दिया गया है। हाँ, ये एक हालिया बदलाव है। अच्छा, अब भाषा संबंधी प्रावधानों पर आते हैं। भाग 17 राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज, अनुच्छेद 343 से 351 तक। ऑफिशियल लैंग्वेज। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित करता है। हाँ, लेकिन साथ ही सरकारी प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने का भी प्रावधान करता है। अनुच्छेद 345 राज्यों को अपनी राजभाषा चुनने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश देता है। ये भाषा संबंधी जटिलताओं को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब आते हैं आपातकालीन प्रावधानों पर। भाग 18 आपात उपबंध
यानी इमरजेंसी प्रोविजंस, अनुच्छेद 352 से 360 तक। इमरजेंसी प्रोविजंस ये असाधारण परिस्थितियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार को विशेष शक्तियां देते हैं। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी की घोषणा का प्रावधान करता है। हाँ, जो युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जा सकता है। पहले आंतरिक अशांति था, जिसे 44वें संशोधन से बदला गया। सशस्त्र विद्रोह ये राज्यों में राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट्स रूल लगाने का प्रावधान करता है। हाँ, अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, इस स्थिति में राज्य की सरकार बर्खास्त हो जाती है और राज्य का शासन सीधे केंद्र के नियंत्रण में आ जाता है। इसका प्रयोग काफी विवादास्पद रहा है। हाँ, रहा तो है, लेकिन ये राज्यों में व्यवस्था बहाल करने का एक उपकरण माना जाता है। और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी। हाँ, यदि राष्ट्रपति को लगता है कि भारत या उसके किसी हिस्से की वित्तीय स्थिरता खतरे में है, तो इस दौरान केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय मामलों में निर्देश दे सकती है और सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों सहित। अच्छा, सौभाग्य से भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल लगाने की नौबत नहीं आई है। हाँ, ये अच्छी बात है। ये आपातकालीन शक्तियां संविधान का एक महत्वपूर्ण यद्यपि विवादास्पद हिस्सा है। बिल्कुल। अंत में हम पहुंचते हैं भाग 20 पर, संविधान का संशोधन। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें केवल एक अनुच्छेद है, 368। हाँ, ये संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया बताता है। संविधान संशोधन 3 तरीकों से हो सकता है। कुछ प्रावधान संसद के साधारण बहुमत से बदले जा सकते हैं, पर वो तकनीकी रूप से अनुच्छेद 338 के तहत संशोधन नहीं माने जाते। अच्छा। अधिकांश प्रावधान संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं, यानी प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत। स्पेशल मेजॉरिटी। और कुछ प्रावधान जो संघीय ढांचे से संबंधित है, उनके लिए विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की सहमति भी आवश्यक होती है। तो ये प्रक्रिया संविधान को न तो बहुत कठोर बनाती है और न ही बहुत लचीला। बिल्कुल। एक संतुलन है। ये बदलती जरूरतों के अनुसार संविधान को अनुकूलित करने की क्षमता प्रदान करती है, साथ ही इसके मूल सिद्धांतों की रक्षा भी करती है। अच्छा, फिर वो जो कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है, हाँ। उनका क्या? वो भाग 21 में आते हैं शायद। हाँ, भाग 21 इसमें अस्थायी मतलब टेम्परेरी और कुछ विशेष प्रावधान हैं, जैसे अनुच्छेद 369 को ही लें। हाँ, उसमें क्या है? उसमें संसद को कुछ समय के लिए वो विषय जो राज्यों के होते हैं उन पर कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है, खास परिस्थितियों में। अच्छा। और वो अनुच्छेद 371 जिसके बारे में काफी सुना है, महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, कई राज्यों का जिक्र है उसमें। हाँ, अनुच्छेद 371 बहुत अहम है। देखिए, भारत में कितनी विविधता है, तो ये अनुच्छेद कुछ राज्यों की, आप कह सकती हैं, अनूठी जरूरतों का ध्यान रखता है। जैसे कि कोई उदाहरण? बिल्कुल। जैसे नागालैंड के लिए वहाँ के जो पारंपरिक कानून हैं उनकी रक्षा के लिए, या महाराष्ट्र और गुजरात में कुछ पिछड़े इलाके हैं, विदर्भ, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ, उनके विकास के लिए अलग बोर्ड बनाने की व्यवस्था है। अच्छा, मतलब हर राज्य की अपनी अलग वजह है। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि हमारा संविधान कितना संवेदनशील है अलग अलग जरूरतों को लेकर। और क्या ये हमेशा के लिए है ये प्रावधान? जरूरी नहीं, नामी है विशेष उपबंध। कई बार ये अस्थायी होते हैं, जरूरत पूरी होने पर या हालात बदलने पर इन्हें बदला या हटाया भी जा सकता है, जैसे अनुच्छेद 370 के साथ हुआ। हाँ, वो तो अब हटा दिया गया। सही। इसी भाग 21 में और भी चीजें हैं, जैसे पुराने कानूनों को जारी रखने की बात, अनुच्छेद 372, या राष्ट्रपति को शुरुआती दिक्कतें दूर करने की शक्ति, 372A, 392, ताकि शासन चलता रहे बिना रुकावट के। ओके। और मैंने कहीं पढ़ा था कि कुछ अनुच्छेद तो अब हटा ही दिए गए हैं, निरस्त। 379 से 391 तक शायद। हाँ, वो निरस्त कर दिए गए हैं। वो ज्यादातर संविधान लागू होने के ठीक बाद के, मतलब संक्रमण काल के इंतजाम थे। अब उनकी जरूरत नहीं रही तो हटा दिए गए। समझ गया। तो संविधान में बदलाव हो गया, विशेष इंतजाम हो गए, कुछ हटाए गए हिस्से भी देख लिए। अब अंत में क्या है, समापन कैसे होता है? वो है भाग 22। इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं, बस औपचारिक चीजें हैं। जैसे अनुच्छेद 393 जो बताता है कि संविधान का नाम भारत का संविधान है, छोटा नाम। फिर 394 बताता है कि लागू कब हुआ,
अच्छा। और वो हिंदी वाले पार्ट का भी कुछ है। हाँ, अनुच्छेद 394A ये कहता है कि संविधान का हिंदी में अनुवाद होगा और वो भी उतना ही प्रामाणिक मतलब ऑथोरिटेटिव माना जाएगा। बढ़िया। और आखिरी अनुच्छेद 395। अनुच्छेद 395 वो बस पुराने कानूनों को खत्म करता है, जैसे भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिनके तहत आजादी से पहले या ठीक बाद काम चल रहा था। तो एक तरह से ये पुराने सिस्टम को अलविदा कहकर नए संवैधानिक युग की शुरुआत है। तो ये थी हमारे संविधान के आखिरी पन्नों की कहानी। कैसे ये खुद को बदलता है, कैसे विशेष जरूरतों का ध्यान रखता है और कैसे इसका औपचारिक समापन होता है। बिल्कुल। ये अनुच्छेद दिखाते हैं कि हमारा संविधान कितना व्यापक और दूरदर्शी है। ये सच में एक जीवंत दस्तावेज है। तो आज की चर्चा के आधार पर एक बहुत ही आसान सा सवाल, संविधान में बदलाव करने की प्रक्रिया मतलब संशोधन, ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? इस पर विचार कीजिएगा। आज के सत्र में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और रोचक जानकारी के साथ।